सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री अर्थात भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर के 1853 तक के। दूसरे, ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन पारित अधिनियम अर्थात 1858 चार्टर अधिनियम से लेकर के भारतीय शासन अधिनियम 1947 तक के, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इनकी कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इसके बाद 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम, फिर हम आगे बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर हम आगे बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ये जो हमने डिस्कस किया लास्ट अभी 1853 का चार्टर अधिनियम, ये जो अभी हमने आपको बताया, ये प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। फिर हम जब आगे बात करेंगे कि 1858 से लेकर के 1947 तक की, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा ब्रिटिश राज के शासन के अधीन पारित अधिनियम था। देखिए स्मॉल सा डिफरेंस है, अर्थात ईस्ट इंडिया के शासन हेतु का मतलब ये हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तब ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करना था, यानी कि कंपनी का जो शासन था किस प्रकार से रहेगा वो 1753 से लेकर के 1853 तक के थे। लेकिन ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन, अर्थात जब कंपनी स्थापित होने के पश्चात जब इनको शासन आगे करना था तो इन्होंने किस प्रकार से अपने शासन को आगे बढ़ाया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि एक छोटा सा इतिहास जान लेते हैं कि हम सभी जानते हैं कि 1757 की प्लासी की युद्ध और 1764 की बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए। जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो हमारे भारतीय संविधान के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ बनी, जिसमें हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं भारत का रेगुलेटिंग एक्ट 1771। अब पहला हमारा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम है हमारे संवैधानिक विकास के लिए। पहली बात हम चर्चा करते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो एक्ट बना सबसे पहले, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कंपनी थी उसका संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक्ट बनाया गया।
अर्थात इन्हीं के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, और इसकी बात हम कर लेते हैं, इसी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। अब 1773 की हम बात करते हैं तो हमने आपको जो महत्वपूर्ण बातें बताई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में क्या किया, एक एक्ट पारित किया और इसी से भारत पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। इसी से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अग्रसर हुआ, यानी कि कार्य को मन की मान्यता मिली। इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। हम आगे बात कर लेते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें निकल करके आता है। पहली पॉइंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, अर्थात केंद्र में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। बात समझिए बात। दूसरी बात हमने क्या कहा कि एक ऐसी सरकार, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, ये सवाल पूछा जाएगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कैसी सरकार की स्थापना की गई, तो और इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें हमारे कितने सदस्य, 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, दूसरा लेमेस्टर एंड हाइड। देखो, महत्वपूर्ण की बात हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात हम विशेषताओं के तौर पर और हम जोड़ सकते हैं कि इसी 1773 के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किस एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, तो आंसर होगा क्या हमारा 1773। और इसी अंतर्गत हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करना सशक्त हो गया और इस प्रकार भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के क्रम में अगला एक्ट है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत 1784 के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अर्थात कुछ रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार,
और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का यानी कि कानून बनाने का प्राधिकार प्रदान कर दिया गया। बस हमें एक महत्वपूर्ण इसमें बात का ध्यान रखना है कि 1781 में, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया कि 1781 जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने के प्राधिकार, इस बात का केवल ध्यान रखना है। हम बात करते हैं 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। फर्स्ट, सबसे पहले हमने बात किया बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। इसके अंतर्गत व्यापारिक मामलों के लिए समझौते किए गए। दूसरा क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी राजनीतिक मामलों को स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो मिली, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए प्रबंधन के लिए नियंत्रण ऑफ बोर्ड का गठन किया गया। हम आगे बात करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास में 1786 के अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या अधिकार किया गया? यदि उसकी किसी विशेष परिस्थिति में यदि अपनी ही परिषद का निर्णय निरस्त करना पड़े तो निरस्त कर सकता है, यदि लागू भी करना चाहे तो वो लागू कर सकता है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। फिर आगे 1793 के चार्टर एक्ट, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट बात है कि 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सबसे पहले विशेषता क्या दी गई? पहला पॉइंट नोट करिएगा, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए यानी 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी छीन लिया गया। तीसरा पॉइंट, लेकिन छीन लिया गया परंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया।
किसके अंतर्गत? कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ खोल दिया गया। चौथा पॉइंट, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को अनुमति प्रदान करके भारत आने की सुविधा मिल गई। हम इसमें एक महत्वपूर्ण और चर्चा करेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो कि हमने बताया। दूसरी पॉइंट क्या हमने आपको डिस्कस किया, चीन के साथ चाय के व्यापार तथा उसका एक अधिकार बना रहा। देखिए बच्चों, जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जो हमें याद रखने योग्य बातें हैं कि पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि पहली बार भारतीयों को शिक्षा स्तर पर यानी शिक्षा के लिए हर साल यानी प्रति वर्ष 1 साल रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या किया गया, भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि भारतीय व्यापार के एक अधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो आंसर होगा 1833। और एक प्रश्न और बनेगा, चीन तथा भारत के साथ चाय के व्यापार उसमें एकाधिकार बना रहा। 1833 चार्टर अधिनियम। चलिए दोस्तों, इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1833 के चार्टर अधिनियम इनके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी पूछा जाता है इस एक्ट में किस धारा के अंतर्गत? तो आंसर है धारा 87 के अनुसार। और धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। अगला पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अठारह 1833 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1833 से जो चार्टर अधिनियम है वो इसके अंतर्गत
कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा पॉइंट, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया, यानी व्यापार स्तर समाप्त। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें व्यापारी तो खत्म कर दिया गया, लेकिन केवल शासन करना ही रह गया। अब इस प्रकार इसी क्रम में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात पहली बार जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को भी वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान तथा मूल वंश व रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया और पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को भी संपूर्ण देश का एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। चलिए दोस्तों, एक और जो हमारा चार्टर अधिनियम है डिस्कस कर लेते हैं 1853 का। दोस्तों 1853 के अंतर्गत 1853 ईस्वी इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये थी सेवाओं में यानी रोजगार में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, अर्थात सिविल सर्विसेज की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किस समिति की? कब किया गया? 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 में गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसी के अंतर्गत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। तो इस 1853 के चार्टर में हमें महत्वपूर्ण बातें केवल इतनी को ध्यान रखना है कि इसी चार्टर के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो भारत में जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग थे उस पद को भरने की व्यवस्था की गई सर्वप्रथम। और इसके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति की गठन किया गया और कब किया गया? तो 1854 में मैकाले समिति की गठन किया गया। और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की परिषद और विधायी प्रशासनिक कार्यों को भी अलग किया गया और कितने जोड़े गए? 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। दोस्तों, आज का सेशन जो हमने डिस्कस किया आप सबको, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु किस लिए था? ध्यान से सुनना मेरी बात। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। अब हम कल आगे डिस्कस करेंगे आपको 1858 से लेकर के 1947 तक के बीच की, यानी कि ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, अर्थात जब हमारे देश में
केवल इनका शासन ही रह गया। यानी कि व्यापारिक संबंध 1833 के अंतर्गत, जैसे हमने आपको डिस्कस किया कि 1833 के अंतर्गत व्यापारिक संबंध पूर्णतः समाप्त कर दिए गए अलग अलग एक्ट के द्वारा। यानी कि 1771 से लेकर के 1784 में कुछ संशोधन हुए, फिर 13 में, फिर 33 में, फिर 53 में। अब जो अगला हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगला हम कल डिस्कस करेंगे, आप सबको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। फिर हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे भारतीय संविधान सभा एवं संविधान की निर्माण प्रक्रिया पे। दोस्तों